अशोक जी नमस्कार, इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। आज हम जो बात कर रहे हैं नमस्कार। नेपाल की वर्तमान सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आप देखें, नेपाल के अंदर से केपी ओली को हटाया गया और जो आपके ये प्रधानमंत्री हैं इनको बनाया गया है, नए प्रधानमंत्री को बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि कहां तक ये निर्णय सही है? 2/3 की बहुमत में सरकार बनाने के बाद भी केपी शर्मा ओली बहुत विवादों में घिरे रहे और खुद को बचाने के लिए बहुत सारे विवादास्पद कदम भी उठाए। और एक 2/3 की बहुमत सरकार को लेके लीड करने में वो असफल रहे, ऐसा माना जा सकता है। और इसीलिए नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में और बाकी कुछ दल जिसमें इनके पुराने सहयोगी प्रचंड भी शामिल रहे, माधव जी। कुमार नेपाल, ये सब मिलके सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया, ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि जब शेर बहादुर देउबा के पास इतने सांसद लोगों ने लिखित रूप में अदालत को निवेदन किया है, सुनवाई के लिए आग्रह किया है कि संसद को बहाल किया जाए, तो उन्होंने संसद को बहाल भी किया है और शेर बहादुर देउबा को मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए भी कहा है और कुछ समय भी दिया है। इस समय करीब करीब 1 महीने के समय के अंदर उनको बहुमत भी सिद्ध करना है। जी जी बताइए। देखिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी इनकी, केपी ओली की। अगर देखा जाए 175 सीटों के साथ थी। अभी जो सरकार वर्तमान बनी है, कांग्रेस की सरकार जो बनी है, 65 सीटें हैं इनके पास। अगर आप देखें, जब एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला पाई देश को, तो क्या आपको लगता है कि एक 65 सीटों वाली सरकार चला पाएगी? ऐसा है, विषय 65 सीटों वाली सरकार का विषय नहीं है। विषय है कि शेर बहादुर देउबा यानी नेपाली कांग्रेस के साथ कितने बाकी दल आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओवादी ये भी टूट चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमएल जो जिसे हम कहते हैं एमाले, वो भी टूट चुकी है। और कुछ क्षेत्रीय दल हैं जैसे मधेशी दल हैं, वो भी आज बिखर गए हैं, कई एक दलों में विभाजित हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश को सही नेतृत्व और वह व्यक्ति जो सबको लेके चल सके, और शेर बहादुर देउबा विगत में 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके पास अनुभव भी है, तो ऐसा माना जा सकता है। और ये सबको लेके चलने वाले नेता भी माने जाते हैं। और केपी शर्मा ओली की तरह अड़ियल नहीं है, यानी बार बार रंग बदलना, कभी कुछ स्टेटमेंट देना, कभी कुछ करना, और इस प्रकार से एक स्थिर व्यक्ति हैं। तो मुझे विश्वास है कि इनको बहुमत निश्चित मिल जाएगा और ये बहुमत हासिल कर लेंगे। जी जी जी। देखिए, केपी शर्मा ओली के काल में जो करप्शन हुआ, जितना आपने देखा कि नेपाल के अंदर करप्शन की जो एक हद है वो बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि जो आपके नए प्रधानमंत्री हैं देवबुआ साहब, वो उस करप्शन पे किस तरह से एक्शन ले पाएंगे? आपकी बात सही है कि केपी शर्मा ओली की सरकार में जो भी मंत्री रहे, जो भी नेता रहे, नेतृत्व सरकार में जिन्होंने भी किया, प्राय अधिकांश पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जी और इसलिए शेर बहादुर देउबा ने भी विगत 4 साल तक 4 टर्म शासन चलाया है। और निश्चित 4 टर्म जो शासन चलाया है उन्होंने, 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, इस बार 5वीं बार उन्होंने शपथ लिया है। तो उस प्रकार के शेर बहादुर देउबा के ऊपर केपी शर्मा ओली की तरह तो भ्रष्टाचार के कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं है। फिर भी केपी शर्मा ओली की तरह और केपी शर्मा ओली के शासन में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए यदि शेर बहादुर देउबा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हैं और सचमुच देश के विकास के लिए, नेपाल के आर्थिक समृद्धि
नेपाल के जनता के हित के लिए काम करते हैं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और सभी को लेके चलते हैं, तो निश्चित हो सकता है कि ये नेपाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। स्वाभाविक है, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नेपाल का भविष्य कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथ में कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि नेपाल की जो संस्कृति है, परंपरा है और नेपाल की जड़ें जो है, वह जड़ों का काटने का, संस्कृति परंपरा को काटने का वो काम करते हैं। तो देखिए अशोक जी, नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से भारत के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, शेर बहादुर देवबा जी को पहले ही मैंने कहा कि वो 5वें बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। इसका तात्पर्य है वो 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ जो विवाद, जिसको हम बोलेंगे अनावश्यक विवाद, जिसको हम कहेंगे कि केपी शर्मा ओली जी ने अपने सत्ता को बचाने के लिए और नेपाल की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए जिस तरह से अनर्गल बातें करके और भारत के साथ एक विवाद सृष्टि करने की कोशिश की, छद्म विवाद, जैसे काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का एक छद्म विवाद उन्होंने खड़ा किया। एक छद्म विवाद के तहत उन्होंने छद्म नक्शा भी बना लिया, जिसको उन्होंने अपने कार्यकाल में लागू नहीं कर पाए। उसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या को, जो कि पुराणों से लेके और सारे ग्रंथों में उसके प्रमाण मिलते हैं, तो उसको उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम तो भारत में कभी जन्मे ही नहीं जी। और वो तो नेपाल के ढोरी थोड़ी में जन्मे और वही उनकी जन्मभूमि है और भगवान श्री राम नेपाल के हैं। तो मेरा एक प्रश्न था कि जब इतना केपी शर्मा ओली को पता था कि भगवान श्री राम और नेपाल में जन्मे हैं, तो भगवान श्री राम का ही तो भारतवर्ष था, फिर भारतवर्ष से पंगा लेने का, भारतवर्ष से विरोध करने का क्या तात्पर्य है? इसलिए स्वाभाविक है कि केपी शर्मा ओली जी ने अपने कार्यकाल में सत्ता चलाने और नेपाल की जनता के आर्थिक विकास, नेपाल के विकास के बजाय उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए या उनको साइड लाइन करने के लिए उन्होंने ये सारे हथगंडे चलाए, जिसका कोई तथ्य नहीं था, कोई आधार नहीं था और निश्चित इसी का परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है। जी जी अशोक जी, देखिए अगर आप कह रहे हैं कि देवबुआ जो हैं वो 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मधेसी पार्टीज हैं, जो आपके बिहार बॉर्डर से टच होके जो पार्टी आती हैं, जिनके अभी तकरीबन संसद में 35 सीटें हैं, तो उनके साथ मिलकर देवबुआ को काम करना चाहिए कि थोड़ा बहुत भारत के साथ मिलकर काम करें? तो मधेसी दलों का भी कई प्रकार से मजबूरी है। अगर सत्ता चाहिए तो जिन मधेसी आंदोलन में मधेसियों पर गोली चलाया और सैकड़ों लोगों को मरवा दिया, वही मधेसी दल के नेता केपी शर्मा ओली के पक्ष में अभी चले गए थे। इसलिए ये कहना कि मधेसी दल इनके साथ चले जाएंगे या ये मधेसी दल को ले लेंगे, इसमें शेर बहादुर देवबा जी को सोचना है कि भाई उनको सत्ता चलाना है तो सारे दलों को कैसे अपने साथ लें, और सारे दलों को भी सोचना चाहिए कि भाई नेपाल के प्रगति के लिए, चाहे वो मधेश हो, चाहे वो तराई हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे काठमांडू के उपत्यका हो, चाहे किसी भी समूह समुदाय के नेतृत्वकर्ता राजनीतिक नेता हो, उनको सोचना चाहिए कि भाई नेपाल को और 2.5 साल स्थिर सरकार कैसे दे सकते हैं, नेपाल को चुनाव से कैसे बचा सकते हैं, कोरोना महामारी से कैसे बचा सकते हैं, और विदेशी जो दुष्ट शक्तियां हैं जो वास्तव में दिखती नेपाल के हितैषी हैं, लेकिन नेपाल को वह अंदर से छुरा भोंकने की काम करती है, ऐसे शक्तियों को पहचान के परास्त करके एक अच्छा और सुशासन देने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा
कि नेपाल की राजनीति में नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों की राजनीतिक धुरी और रोजी रोटी, मैं कहूंगा उनका राजनीतिक जो हथकंडा है वो भारत विरोध पर चलता है। अब क्यों चलता है? अपनी विफलता को छुपाना है तो भारत को दोष देंगे। जैसे जब केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी तो वहां के बहुत सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि भारत ने गिराया। अब वो इतना तक विचार नहीं कर पाए कि वही केपी शर्मा ओली है, भारत के साथ कितना विवाद खड़ा किया और भारत के विरुद्ध में नेपाल में एक मूवमेंट, एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की। और फिर वही जब केपी शर्मा ओली की वहीं के लोग गिराते हैं तो अब अंगुली भारत की तरफ उठती है। अब शेर बहादुर देउबा को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया नहीं है, भारत ने तो दिया नहीं है। अब इसमें भी कई सिरफिरे नेता होंगे, कई सिरफिरे लोग होंगे, कई सिरफिरे विदेशी एजेंट होंगे जो शेर बहादुर देउबा को भारत ने प्रधानमंत्री बनाया है, भारत ने खड़ा किया, ऐसा बोलेंगे। अशोक जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आप देखें नेपाल की इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, नेपाल की ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता वहां पर है नहीं, हर 2-3 साल में सरकार गिरती रहती है। और कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि नेपाल का टूरिज्म भी बंद हो गया है, माउंट एवरेस्ट पे लोग आ नहीं रहे हैं, बाकी जगह पे लोग विजिट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल इकोनॉमिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से एक फेल कंडीशन में है अभी? ऐसा है, आपने सही कहा है कि नेपाल के लगभग, मैं तो कहता हूं 20 से 22% आय का स्रोत जो है वह पर्यटन पर निर्भर करता है और उसमें भी लगभग 16 से 17% पर्यटक भारत से जाते हैं जी। दूसरा, नेपाल का एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत भारत पर निर्भर है। अब कैसे निर्भर है मैं बताता हूं। भारतीय सेना में कई एक हजार नेपाल के गोरखा सैनिक हैं और जो भी 50-60 हजार सैनिक हैं वो रिटायर भी होते हैं और भारत में रहने वाले सैनिक को जो भारत सरकार सुविधा देती है, पेंशन से लेके सारी चीजें, वो सारी सुविधा नेपाल को भी प्राप्त होता है। दूसरा है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर प्रवासी नेपाली रहते हैं। आज के दिन में करीब करीब 1 करोड़ प्रवासी नेपाली भारत में रोजी रोटी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेपाल के लिए आय का स्रोत है। तीसरा सबसे बड़ा नेपाल का आय का स्रोत है ओवरसीज। उनके बहुत सारे श्रम शक्ति मिडल ईस्ट में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है, आपको कहेंगे थाईलैंड, मलेशिया, जापान, कोरिया, ऐसे क्षेत्रों में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां से भी एक बड़े पैमाने पर रेमिटेंस आता है। बाकी थोड़ा बहुत कृषि है। उसके बाद नेपाल के पास सबसे बड़ा जो आर्थिक स्रोत, जो नेपाल हमेशा आत्मनिर्भर बन सकता है, वह है वहां के जंगल। यानी वहां जितना बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होगा और जंगल बढ़ेंगे उतना बड़ा नेपाल को लाभ होगा, कृषि को लाभ होगा। और गौ पालन में नेपाल दूध उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। और नेपाल यदि अपने जल स्रोतों का, जितनी नदियां हैं और नदियों में जो पानी का लेवल है और उसकी तीव्रता है, तेज है, धार है, उसको यदि दोहन करे, शोषण नहीं दोहन करे, तो विद्युत से ही नेपाल बहुत बड़ा एक समृद्ध देश बन सकता है। इसलिए जब तक वहां की सच्चे देशभक्त, यानी सचमुच नेपाल के देशभक्ति के साथ ओतप्रोत नेतृत्व विकसित होगा, हिंदुत्व के आधार पर नेतृत्व जब विकसित होगा, तो निश्चित ही नेपाल का विकास आने वाले दिनों में संभव है। और यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बाकी तो सारे गिद्ध दृष्टि लगा के नेपाल के ऊपर बैठे हैं। और भारत ने हमेशा चाहा है कि नेपाल एक समृद्ध देश के रूप में विकसित हो,
तो उससे भारत को भी लाभ है। और भारत एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होगा तो नेपाल के लिए लाभ है। लेकिन नेपाल के लोग और नेपाल के दल यदि सोचें कि चीन उनका कल्याण करेगा तो उनके लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। चीन किसी का सगा नहीं है। चीन ने जिन जिन देशों से मित्रता की, सारे देशों को लूटा ही नहीं, उनके भूमि को कब्जा किया। इसलिए मैं तो कहूंगा कि नेपाल के लोगों को सचमुच चीन का इतिहास पढ़ना चाहिए। चीन कैसे साम्राज्यवादी बना, विस्तारवादी बना, किन किन देशों को खाया। अभी नेपाल की भी बहुत बड़ी भूमि पर चीन ने कब्जा कर रखा है और वहां कोई दो चार जो बोलते हैं बस बोलते हैं, बाकी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है जी। इसलिए भारत की मित्रता का लाभ उठा के और नेपाल आगे बढ़ सकता है। जी जी अशोक जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 एकदम नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।